हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट डिजीज की, जिसका नाम है एक्यूट रेनल फेलियर, ARF। ठीक है, तो हमारी किडनी से रिलेटेड ये हमारी डिजीज है। तो इंट्रोडक्शन में इन्होंने दिया है, इट इज आल्सो कॉल्ड एक्यूट किडनी इंजरीज, मेनी टाइम दिस रिवर्सिबल्स बट डिपेंड ऑन द कॉज एंड सीवियरिटी, इट मे बी इनरिवर्सिबल्स एंड लीड टू CRF और कॉर्निक रेनल डिजीज। तो इनके कहने का मतलब ये है कि जो हमारी अक्यूट जो किडनी अक्यूट रेनल फेलियर जो हमारी डिजीज है, वो हमारी किडनी की समटाइम हमारी किडनी में किसी प्रकार की चोट लग जाने की वजह से हम इसको बोलते हैं, लेकिन ये रिवर्सिबल्स होती है, रिवर्सिबल हो सकती है, यानी कि समटाइम रिवर्सिबल्स हो सकती है। अभी थोड़ी बहुत चोट लगी है, थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है, तो दोबारा से ठीक वैसे ही हो जाती है। बट ये डिपेंड किस पे करता है, इसका रिवर्सिबल होना उसके कारण पर और उसकी सीवियरिटी पे डिपेंड करता है। तो उसके कारण और सीवियरिटी अगर ज्यादा है तो रिवर्सिबल्स भी हो जाएगी वो, यानी कि वो पूर्ण रूप से दोबारा से वैसी नहीं हो पाएगी। और क्या लीड करेगी फिर ये CRF, यानी कि कॉर्निक रेनल फेलियर जो हमारी डिजीज है, कॉर्निक रेनल जो डिजीज है वो लीड करेगी, यानी कि वो हो सकती है। फिर नेक्स्ट हमारा इसमें डेफिनेशन दी है, तो डेफिनेशन में इन्होंने बताया रेनल एक्यूट रेनल फेलियर, तो ये किस चीज को रेफर करती है हमारी, ये रेफर करेगी लॉस ऑफ किडनी फंक्शन। तो हमारी किडनी जब फंक्शन करना कम कर देती है तो वो हमारा एक्यूट रेनल फेलियर बोला जाता है। और इट इज फ्रीक्वेंटली एसोसिएट विद द इंक्रीज इन वन एंड कैरेटिन। तो इसमें जो फ्रीक्वेंटली एसोसिएट होती है बहुत ज्यादा, वो किसकी होती है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और कैरेटिन की ज्यादा से ज्यादा फ्रीक्वेंटली एसोसिएट हो जाती है। तो हमारी जो किडनी का जो फंक्शन है वो कम हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं एक्यूट रेनल फेलियर। तो इसमें कुछ हमारे प्री रेनल कोज इन्होंने बताए हैं। तो कुछ हमारे प्री रेनल कोज हैं, कुछ हमारे पोस्ट रेनल कोज हैं और कुछ इंटरनल कोज हैं। तो कुछ रीजन इसके होते हैं। तो प्री में हमारा इसके अंदर आ जाता है, सबसे पहले उन्होंने बताया है सडन क्या होता है, अचानक से ही सीवियर ड्रॉप्स इन ब्लड प्रेशर। तो हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो अचानक से गिर जाता है, कम हो जाता है, शोक लगना। ठीक है, और जो ब्लड फ्लो होता है हमारी किडनी का, जैसे कि सीवियर इंजरी और इलनेस की वजह से किडनी का ब्लड फ्लो जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, डिहाइड्रेशन इसका रीजन रहता है, पानी की कमी हो जाना, हार्ट फेलियर हो जाना, किसी चीज का शॉक या झटका लगना, जलना। ठीक है, स्पीसीज किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाना। तो ये जो हमारी चीजें हैं ये हमारी प्री रेनल कोज बोले जाते हैं, यानी कि ये हमारी किडनी जब खराब होती है तो उसके कुछ रीजन या कारण माने जाते हैं। अब देखते हैं हम आगे, कुछ और भी रीजन है हमारे, जैसे कि इंटरनल और पोस्ट रेनल। ठीक है, तो भाई नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं इंटरनल कोज। तो इंटरनल कोज के अंदर क्या आ जाता है, इसमें डायरेक्ट डैमेज टू द किडनी बाय इन्फ्लेमेशन। तो इसमें बोला है कि हमारी जो किडनी है वो डायरेक्ट डैमेज हो जाती है, किसके द्वारा, सूजन के द्वारा। ठीक है, जहरीली ड्रग्स के द्वारा, जो इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन और रिड्यूस ब्लड सप्लाई। तो उसमें इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, ड्रग्स के द्वारा हो, जहरीली चीजों के द्वारा हो, कैसे ही भी हो, उसमें क्या होगा, हमारी जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाती है। तो इसमें एक्यूट ट्यूबर नेक्रोसिस जो है वो हो जाता है। इसमें हमारी जो ट्यूबर होती है वो गलना स्टार्ट हो जाती है, नेक्रोसिस हो जाता है। और जो हमारा ग्लूनो थेरिस्ट में क्या हो जाता है, जो हमारा ग्लूमरल्स होता है उसके अंदर सूजन हो जाती है। और डायबिटिक नेफ्रोपैथी, नेफ्रो के अंदर जो डायबिटिक शुगर की वजह से होने वाली प्रॉब्लम हो जाती है। और भाई हमारी इसमें इंटरेस्टिव से जो नेफ्रेटिक्स यानी कि नेफ्रो नेफ्रो अंदर जो हमारी नेफ्रॉन होती है किडनी के अंदर पाई जाने वाली मेडुला के अंदर, उसके अंदर भी सूजन होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये हमारे इंटरनल कोज होते हैं, अंदर के कारण होते हैं हमारी किडनी के फेल होने के। लेकिन जो अंदर के कारण होते हैं वो भी हमारी कुछ डाइट लेने की वजह से, जैसे कि हम अगर किसी भी प्रकार का अगर सूजन हो रही है तो हो सकता है वो हमारी डाइट की वजह से, और ये टॉक्सिक ड्रग्स हम ले रहे हैं तो कोई दूसरी बीमारी की वजह से हम दवाइयाँ ले रहे हैं तो ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं, तो उसकी वजह से भी हमें ऐसी चीजों का सामना करना पड़ता है, यानी कि हमारी जो रेनल एक्यूट रेनल डिजीज है वो हो जाती है। नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है हमारा पोस्ट रेनल कोज। तो हमारे पोस्ट रेनल कोज कौन कौन से होते हैं, सडन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिन फ्लो ड्यू टू द एनलार्ज प्रोस्टेट, किडनी स्टोन, ब्लैडर ट्यूमर और इंजरी। तो बाद में जो कारण होते हैं उसका क्या हो जाता है, अचानक से ही रुकावट पैदा हो जाती है यूरिन फ्लो में, यूरिन पास आउट करने में अचानक ही प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, एनलार्ज प्रोस्टेट। तो प्रोस्टेट एरिया होता है वो एनलार्ज यानी कि बड़ा हो जाता है, फैल जाता है। किडनी स्टोन हो सकता है, यानी कि पथरी हो सकती है किडनी के अंदर। और जो यूरिनरी ब्लैडर होता है जिसमें यूरिन इकट्ठा होता है, उसके अंदर चोट के कारण हो सकता है, या फिर ट्यूमर यानी कि कैंसर हो सकता है। तो ये हमारे रीजन रह सकते हैं बाद में। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा यूरोलैथेसिस हो सकता है। तो पिछली ही डिजीज में हमने, प्रीवियस डिजीज जो हमारी गई है उसके अंदर ही हमने पढ़ा है यूरोलैथेसिस क्या होता है। ठीक है, तो हमारी जो यूरिन की जो हमारी नलियां होती हैं, यूरिन की जो हमारी नलियां होती हैं उसके अंदर जो हमारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, स्टोन हो जाता है या पथरी हो जाती है, उसको यूरोलैथेसिस बोला जाता है। और ट्यूमर यानी कि कैंसर हो जाता है। अभी जो हमारा जो प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया जो है वो हो जाता है, यानी कि हाइपरप्लेसिया होना यानी कि टिश्यू का ज्यादा मात्रा में बढ़ जाना प्रोस्टेट की जगह पर। और हमारी यूरेथ्रल स्टेटिक्स हो जाना, यानी कि जो नलियां होती हैं, यूरेथ्रस जो होती है जिनमें से यूरिन पास आउट होकर के जाता है, वहां पर किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो जाना। न्यूरोलॉजिकल ब्लैडर ब्लैडर यानी कि ब्लैडर में कोई नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाना। ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन से, और जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है उसमें बाहर की तरफ किसी भी प्रकार की रुकावट पैदा हो जाना। ये हमारे पोस्ट रेनल कोज रहते हैं, यानी कि बाद के कारण रहते हैं हमारे एक्यूट रेनल फेलियर के। ठीक है, तो वही नेक्स्ट इसके अंदर हम देखते हैं, अब आ जाएंगे हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। इससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं डायग्राम। तो डायग्राम के अंदर देखेंगे हम
डायग्राम है ये हमारा किडनी का। तो आपको पता है ये हमारी दोनों किडनियां हैं। किडनी के ऊपर हमारे एड्रेनल ग्लैंड्स होते हैं दोनों, ये हमारी आरोटा है और हमारी जो इसके साथ ही हमारी पाई जाती है वेना केवा। ठीक है, तो इसमें हमारी प्री रेनल और इंटररेनल या फिर हमारा पोस्ट रेनल तीनों ही दिखाए गए हैं। जैसे ब्लड फ्लो दिखाया गया यहाँ से, रेनल आर्टरी ये हमारी आर्टरी होती है जो किडनी को ब्लड सप्लाई करती है। और ये हमारा यूरिन फ्लो दिखाया गया यहाँ से, तो यहाँ से किडनी से आता है यूरिन और हमारे ये यूरेथ्रा होती है, यूरेथ्रा से आता है फिर हमारा यूरिन ब्लड कहता है कलेक्ट हो जाता है। तो ये हमारे यूरेथर है और ये हमारा यूरिन फ्लो है। और प्रोटेस्ट इसमें प्रोसेस्ट ऑफ द मैन, तो प्रोटेस्ट का मतलब ये यहाँ पर एक ग्लैंड्स का नाम होता है। प्रोस्टेट जो है वो एक ग्लैंड्स का नाम है यहाँ पर, जो मैन के अंदर होता है और यूरेथ्रा में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो आपने पिछले जो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर आपने पढ़ा होगा प्रोस्टेट ग्लैंड्स जो है वो एक वाइट जो फ्लूइड जैसा रहता है उसका सेक्रेशन मैन के अंदर करता है जो सीमेन के अंदर मिक्स होता है। तो ये हमारा ग्लैंड्स रहता है। तो वही नेक्स्ट देखेंगे। अब ये तो डायग्राम था नॉर्मल सा जो हमने पहले भी कर रखा है, स्टार्टिंग में भी किया था हमारे लेसन के। तो ये किडनी स्ट्रक्चर्स बना रखा है बस इन्होंने। तो नेक्स्ट हम देखेंगे हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर जो हमारी चीजें हैं वो आ जाती हैं सबसे पहले। प्री रेनल ही दे रखी है इन्होंने, तो तीनों ही चीजें उसी तरीके से दे रखी हैं। प्री रेनल है, पोस्ट रेनल है और इंट्रा रेनल है। तो प्री रेनल में इन्होंने क्या दे रखा है, प्री रेनल शुरुआत जो होती है उसमें क्या होगा, डिस्क्रीज हो जाएगा टिश्यू सर्गल। ठीक है, तो टिश्यूज की जो वर्क है वो हमारा कम हो जाएगा, वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, ओलिगुरिया यानी यूरिन आएगा या फिर कम मात्रा में आएगा। ठीक है, ड्राइनेस और म्यूकस हो जाएगी, म्यूकस मेम्ब्रेन्स जो है वो सूखा हो जाएगी, हाइपोटेंशन बीपी का कम हो जाना और हमारा ट्रैकीकार्डिया हृदय की प्रगति बढ़ जाना। ठीक है, तो ये जो हमारी चीजें रहती है प्री रेनल रहती है, रेनल के अक्यूट फेलियर से पहले का। तो पोस्ट रेनल में कौन कौन से ऑब्स्ट्रक्शन आ जाते हैं, यूरिन फ्लो में रुकावट पैदा हो जाएगी, ठीक है, कम हो जाएगा और ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएंगे हमारे सिम्टम बीपीएच यानी कि बिगिन प्रोसेस ऑफ हाइपरप्लेसिया। तो हमारा जो प्रोस्टेट होता है उसके अंदर हाइपरप्लेसिया देखने को मिलेगा हमें, जिसको हम बोलते हैं बीपीएच। ठीक है, तो ये भी किसमें इन ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करता है, यूरिन में ही, यूरिन के पास आउट करने में ही ये रुकावट पैदा करने का काम करता है। और वही अंदर की तरफ क्या है, सबसे पहले इंफ्लेमेटरी बोल सकते हो आप उसको, सूजन बोल सकते हैं, एडेमास। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है डायग्नोज एवोल्यूशंस। तो डायग्नोज एवोल्यूशंस अगर जब हम करते हैं तो उसके अंदर हमें कौन कौन सी चीजें देखने को मिलती है, कौन कौन सी चीजें हमें करानी चाहिए। सबसे पहले यूरिन एनालिसिस कराना चाहिए, यूरिन की जो जांच है, टेस्ट है वो कराना चाहिए। फिर हमारे कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं इसमें जो पता लगाया जा सके कि किडनी में कोई प्रॉब्लम है। पहले कैरेटिन सीरम होता है उसका टेस्ट कराना चाहिए और एजोटेमिया कराना चाहिए जिसमें यूरिक एसिड का लेवल पता करते हैं भाई ज्यादा तो नहीं बढ़ गया है। ठीक है, फिर हमारा सीरम के अंदर कैरेटिन है वो बढ़ा हुआ पता किया जाता है इसमें कितना बढ़ गया है, यानी कि हमारा ब्लड यूरिया नाइट्रेट का जो लेवल होता है, कैरेटिन होता है, उसके सीरम का पता लगाया जाता है कितना ज्यादा बढ़ चुका है। और नेक्स्ट हमारा आ जाता है रेनल अल्ट्रासोनोग्राफी। तो हमारी जो किडनी की पूरी सोनोग्राफी की जाती है, उसके सूजन का, इन्फेक्शन का पता लगाया जाता है इस टेस्ट के अंदर। नेक्स्ट हमारा इसमें देखो इधर दे रखी की ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट की में इन्होंने दे रखे वावल AEIOU। तो वावल में इन्होंने दे रखा है ए से हमारा एनीमिया, जो हमारा एसिडोसिस है, तो ये हमारी मैनेजमेंट में शामिल होती हैं चीजें। ई से हमारा इलेक्ट्रोलिट एंड फ्लूइड, तो इन चीजों को देखा जाता है। आई से इन्फेक्शन, ओ से अदर मेजर जैसे कि न्यूट्रिशन, नेजवा, वोमिटिंग, ये सारी सारी चीजें नोट की जाती हैं। और नेक्स्ट हमारा आ जाता है यूरेनिया। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं हमारी, ये सारी की सारी हमारी हो जाती है किडनी की मैनेजमेंट के लिए। तो नेक्स्ट हमारी जो मैनेजमेंट है वो मेडिकल मैनेजमेंट दी गई है इन्होंने। तो मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर हमारी कौन कौन सी चीजें आती हैं वो देखते हैं हम। तो वही इसमें आ जाएगी हमारी मेडिकल मैनेजमेंट में। सबसे पहले हमारा ड्यूरेटिक चीजें दी गई हैं इसमें। तो ड्यूरेटिक थेरेपी जो है वो यूज करनी चाहिए। और ड्यूरेटिक थेरेपी के अंदर जो हमारे ड्रग्स यूज होते हैं वो, यानी कि फ्यूरोसेमाइड हो जाती है या फिर हमारे जो हमारे मेंटोल्स जो होते हैं वो दिए जाते हैं, यानी कि मूत्रवर्धक बोल देते हैं हम उसको, यूरिन को बढ़ाने वाले जो हमारे होते हैं वैसे ड्रग्स दिए जाने चाहिए। नेक्स्ट हमारा इसमें इलेक्ट्रोलिटी जो रिप्लेसमेंट शुड बी द मेंटेन। तो इलेक्ट्रोलिटी जो हमारा बैलेंस होता है या उसको मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, यानी कि वाटर, पानी का जो पीना और वेस्ट प्रोडक्ट को निकालना। फ्लूड रिप्लेसमेंट आल्सो मेंटेन, तो भाई हमारा फ्लूड रिप्लेसमेंट भी वही हो जाएगा, फ्लूड का लेना और आउट पास करना। ठीक है, तो वो ये बात चीजें जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसमें हमारा मेटाबॉलिक जो हमारा एसिडोसिस इज देयर देन द सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम लैक्टेट में भी यूज। तो इसमें जो हमारा मेटाबॉलिक एसोसिएट्स होता है उसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि ये जितने भी हमारे सब्सटेंसेस दिए गए हैं उनका यूज किया जाता है। ठीक है,
तो उसका जो यूज किया जाता है, इसके बाद इसमें जो सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर द एसोसिएट एल्यूमिनियम से हाइड्रो ऑक्साइड से फोर जो इसका लेवल बढ़ जाता है फॉस्फेट के लिए। तो इसमें यही बताया कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो है एसिडोसिस, इसके लिए हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और ये चीजें जो सल्फेट, मतलब कि सब्सटेंस दे रखे हैं कि कौन सी चीज बढ़ाने के लिए कौन सी चीज देनी है, कौन सी चीज बढ़ाने के लिए हमारा जो है मेटाबॉलिक जो एसिडोसिस से जो है बढ़ जाता है और किससे कम हो जाता है। तो इन चीजों का ध्यान, सब्सटेंसेस का ध्यान बहुत ज्यादा रखना है। अगर ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ रही है तो कौन से सोडियम को कम करना है, हाइड्रोक्साइड का लेवल बढ़ाएंगे तो ये चीज बढ़ जाएगी। मतलब कि अगर सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए तो हम जो हमारा एसिडोसिस के लिए तो एल्बुमिन, और हाइड्रोसिस के लिए हम क्या करेंगे, एस फोस्फेट का जो है यूज किया जाता है। तो ये हमारे चीजें रहती है। डाइटरी मैनेजमेंट के अंदर हम देखेंगे इसमें हाई कैलोरीज जो है डाइट देनी है, लो प्रोटीन को लो कर देना है, सोडियम को लो कर देना है, पोटाशियम डाइट यूजुअली ऑफ द प्रिस्क्राइब। और ये जो चीजें होती हैं ये हमारे डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या फिर न्यूट्रिशन जो होता है हमारा जो डाइटिशियंस होता है उसके द्वारा बताई गई जो डाइट होती है वो ली जाती है। लेकिन अगर आप घर पे डाइट दे रहे हैं तो उसमें मीठा जो है कैलोरी की जो चीजें ज्यादा करेंगे, प्रोटीन लो, सोडियम लो, ये सारी की सारी चीजें जो है हमारी वो इस तरीके से आपने देनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है, तो नेक्स्ट हमारी इसके अंदर आ जाती है नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर आप क्या क्या करेंगे, नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले आप मॉनिटर करेंगे रिकॉर्ड को। रिकॉर्ड में मॉनिटर आपने क्या करना है, इनटेक और आउटपुट चार्ट बनाना है, कितना खा रहा है और कितना पास आउट कर रहा है। दूसरा आपने एसेस करना है डाइटरी पैटर्न जो प्रोवाइड किया गया है, रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन जो आप पेशेंट को दे रहे हैं तो उसके पैटर्न को, डाइट का जो पैटर्न है उसको एसेस करेंगे कि भी कितना कब कैसे कैसे दिया जा रहा है और कब कब दिया जा रहा है। ठीक है, और असेसमेंट करना है अपने पेशेंट का जो रिस्पॉन्स होता है मेडिकेशन यानी कि दवाइयों को लेकर जो पेशेंट का जो रिस्पॉन्स होता है वो भी आपने असेस करना है। दूसरा आपने असेस करना है रिकॉर्ड जो हमारा न्यूरोलॉजिकल साइन होते हैं पेशेंट के, सच ऑफ द डरनेस एंड द डिसोरिएंशंस। तो इसमें आपने जो न्यूरोलॉजिकल साइन का मतलब होता है नर्वस सिस्टम या किस तरीके का रिएक्शन पेशेंट कर रहा है, तो उसमें उसको मतलब कि बहुत ज्यादा नींद और आलस आ रहा है या फिर वो बहुत ज्यादा किस तरीके का बिहेवियर वो कर रहा है। ठीक है, तो नींद आ रही है, आलस आ रही है या फिर उसका बिहेवियर में चेंजेस आ जाता है, तो इस तरीके की चीजें आपने बहुत ही नोट करनी है। न्यूरोलॉजिकल होता है यानी कि मानसिक तौर पर पेशेंट की कंडीशन कैसी है, कुल मिला के इसमें ये देखा जाता है। ठीक है, तो आपने एडमिनिस्ट्रेट कराना रिस्ट्रिक्टेड फ्लूइड ऑफ द इंडिकेटर, आपने साइन और सिम्टम के हिसाब से ही फ्लूइड को देखना है और एडमिनिस्ट्रेट भी कराना है और रिस्ट्रिक्शंस भी लगाने हैं फ्लूइड के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या करना चाहिए, नर्स ने एडमिनिस्ट्रेशन कराने चाहिए ड्रग्स जो प्रिस्क्राइब किए गए हैं, ड्यूरेटिक भी और एंटी हाइपरटेंसिव भी। ठीक है, तो बीपी को कम करने वाले हैं या फिर यूरिन के जो भी हमारे ड्यूरिक ड्रग्स हैं वो प्रिस्क्राइब किए गए हैं तो पेशेंट को देने चाहिए। और नर्स को प्रिपेयर करना चाहिए पेशेंट को डायलिसिस के लिए। तो डायलिसिस अपने आप में एक प्रोसेस है, वो आगे हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। हमारी जो क्रॉनिक डिजीज आएगी तो उसके अंदर हमारा डायलिसिस होता है। तो डायलिसिस एक प्रोसेस है, तो अगर वो इंडिकेट करे तो करेक्ट वॉल्यूम ऑफ द ओवरलोड इन द इलेक्ट्रोलिटी एंड एसिड बेस बैलेंस। तो आपने अगर डायलिसिस के लिए पेशेंट जा रहा है तो उसके अंदर इलेक्ट्रोलिटी और एसिड बेस बैलेंस को देखना है, ओवरलोड वॉल्यूम्स को करेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो नेक्स्ट हमारे इसके अंदर आ जाता है साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करना है अपने पेशेंट को जरूरी, यानी कि मानसिक तौर पर उसे शांत रखेंगे, समझाएंगे और उसे हर चीज के बारे में बताएंगे। नर्सिंग डायग्नोज अब कौन कौन से लेगी, जो नर्स होती है वो डायग्नोज क्या क्या करेगी अब, तो उसमें हमारा एक्सेसिव फ्लूइड वॉल्यूम देखेगी, किससे रिलेटेड, हमारे जीएफआर सोडियम जो रिटेंशन होता है उससे रिलेटेड हमारा देखेगी। तो उससे रिलेटेड हमारा जीआरएफ में क्या हो जाता है, ग्लूरल फिल्टर रेट हो जाता है हमारा। तो ग्लूमरल फिल्टर रेट जो हमारा सोडियम रिटेंशन होता है तो उससे रिलेटेड वॉल्यूम देखेगी जो हमारे जीआरएफ को कम कर देती है, यानी कि ग्लूरम फिल्टर रेट जो है वो कम हो जाता है सोडियम रिटेंशन की वजह से, तो उससे रिलेटेड हमारी फ्लूइड वॉल्यूम को चेक करना है आपने। इनबैलेंस न्यूट्रिशन जो होता है जो कि हमारी बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम होता है, कैटाबोलिक स्टेट होता है, एनारोक्सिया, मालन्यूट्रिशन यानी कि भूख नहीं लगती है या फिर अंदर का जो कैटाबोलिज्म सिस्टम है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, या माल न्यूट्रिशन है, पोषक तत्वों की बहुत ज्यादा कमी है एसोसिएट विद द एक्यूट रेनल फेलियर, तो ये भी हमारा एक्यूट रेनल फेलियर को एसोसिएट कर सकता है। तो ये चीजें अभी आपने चेक करनी है सारी की सारी। तो इसमें आपने सारा का सारा जो हमारी डिजीज प्रोसेस है और उसका आउटकम है, तो अननोन जो चीजें हैं कि डिजीज प्रोसेस के चलते जो अननोन जो हमें पता नहीं है ऐसा आउटकम आ जाता है, तो उससे उसके रिलेटेड जिस भी प्रकार की चिंता अगर पेशेंट को है तो वो भी आप देखेंगे। तो आगे हमारा आ जाता है रिस्क इंजरीज रिलेटेड टू लोवर्ड रेजिस्टेंस। तो हमारा जो नीचे का रेजिस्टेंस या फासला या कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जिसमें चोट की वजह से किसी प्रकार का खतरा महसूस होता है तो वो भी आपने देखना है। ठीक है, रिस्क इन्फेक्शन से रिलेटेड हमारा जो डिप्रेशन और इम्यूनोलॉजिक डिफेंस, तो इम्यूनोलॉजिक डिफेंस जो होता है इम्यूनिटी से रिलेटेड जो हमारी चीजें होती हैं, जो डिप्रेशन या खतरा या प्रेशर आ जाता है उससे रिलेटेड, जो हमारा इन्फेक्शन से रिलेटेड जो हमारा और खतरा हो जाता है वो भी सारी की सारी देखेंगे आप। ठीक है, तो इसमें इम्यूनिटी से रिलेटेड हमारा जो
होता है, जैसे डिप्रेशन हो जाता है, इम्यूनिटी से रिलेटेड इम्यूनिटी नहीं है तो फिर सारी चीजें जो बीमारियां जल्दी से पकड़ कर लेती हैं। मतलब इम्यूनिटी से रिलेटेड जितने भी डिफेंस होंगे या इन्फेक्शन से रिलेटेड जितने भी खतरे होंगे वो आपने देखना है। पेशेंट की सारी कंडीशन का एग्जामिनेशन आपने अच्छे से कर लेना है, डायग्नोज ले लेना है। जितने अच्छे डायग्नोज करेंगे उतना ही अच्छा ट्रीटमेंट आप कर पाएंगे। ठीक है, तो डिस्टर्ब द थॉट प्रोसेस रिलेटेड द इफेक्ट ऑफ द यूरिमा ऑफ सीएनएस। तो यूरिमा के कारण जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, वो थॉट प्रोसेस को डिजीज जो है डिफेक्ट कर सकता है सीएनएस को, यानी कि हमारा सेंट्रल नर्व सिस्टम जो होता है, सेंट्रल नर्व सिस्टम को डिस्टर्ब कर जब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा यूरिमा के द्वारा, यूरिमा का इफेक्ट से जब हमारा सीएनएस के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो वो क्या करेगा, हमारा जो थॉट प्रोसेस होता है उसको डिस्टर्ब कर देगा। ठीक है, तो यूरिमा भी यही है, हमारा ज्यादा ब्लड जो हमारा यूरिन होता है यानी कि ब्लड होता है, ब्लड के अंदर जब बहुत ज्यादा मात्रा में यूरिया या और ज्यादा वेस्ट प्रोडक्ट जब ज्यादा बढ़ जाते हैं तो वो प्रॉब्लम हमारी यूरिमा बोली जाती है। ठीक है, तो यूरिमा के अंदर जरूरी नहीं है यूरिया ही हो, और भी वेस्ट प्रोडक्ट जब ज्यादा बढ़ जाते हैं तो हमारा जो ब्लड होता है वो बिल्कुल इम्प्योर हो जाता है, उसके अंदर इम्प्योरिटी बढ़ जाती है। अब इम्प्योरिटी हम उसको भी बोल देते हैं कि ऑक्सीजन की कमी हो जाना, एक इम्प्योरिटी उसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट यानी कि सब्सटेंस का ज्यादा मात्रा में बढ़ जाना भी होता है। तो यूरिमा की वजह से हमारा जो सेंट्रल नर्व सिस्टम होता है उस पर असर पड़ता है और फिर हमारा थॉट प्रोसेस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये थी हमारी डिजीज। तो ये डिजीज हमारी यहीं पर अक्यूट रेनल फेलियर जो ये यहाँ पर हो रही है खत्म। तो नेक्स्ट में करेंगे हम क्रॉनिक रेनल फेलियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।